ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਣੀ ਮਲਹੋਤਰਾ जुड़े ने ग्रेशियन हॉस्पिटल मोहाली तो बहुत बहुत स्वागत है साडे इस खास शो दे विच। सो इस लिए भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर साहब क्योंकि लोगों के मन के विच बड़े सारे सवाल ने, बड़े सारे खदशे ने, कन्फ्यूजनस ने, चाहे वैक्सीन नूं लैके होण, चाहे करोना के सिम्पटम्स नूं लैके होण, मैडिसन नूं लैके होण, एहतियात रखण नूं लैके होण। सो इस करके असी रोज़ माहिर डॉक्टर नूं अपने नाल जोड़ते हैं ताकि लोगों तक जिहड़ी एक सही तस्वीर जिहड़ी चली जाए। क्योंकि मैं शुरुआत जिहड़ी तुहाडे तो करूँगा डॉक्टर साहब, तुसीं रोज़ पेशेंट्स के नाल दो चार हुन्ने हो, वास्ता हुन्ने हो, हॉस्पिटल च बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट भी होणगे। सब तो वड्डा सवाल इस वेले यह है कि असी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जे असी मीडिया की गल भी कर लीए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया चर्चा करते हैं कि मीडिया शायद ज़्यादा पैनिक फैला रहा है। साडा काम या साडी ड्यूटी जी साडी मॉरल ड्यूटी है वो सिर्फ एक खबर नूं दसना है, खबर नूं रिपोर्ट करना है। जे किते ऑक्सीजन की कमी है तो असी उसनूं रिपोर्ट जरूर करते हैं, पर कई बार उहदे नाल एक पैनिक माहौल क्रिएट हो जाता है। इस करके असी अपने इस शो के जरिए कोशिश करते हैं कि लोग पैनिक ना होण और माहिर डॉक्टरों की जुबानी, तुहाडी जुबानी असीं उन्हां नूं समझा सकीए कि अगर किसी ते इस तरीके की स्थिति आ जाती है तो किवें उस दे नाल निपटना है। डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जैसे कि आप बता रहे हो कि अभी पैनिक तो है ही है। पैनिक जैसे जितना लोगों में है उतना पैनिक डॉक्टर्स में भी है। तो ये हमें थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए कि इमरजेंसी भी ओवरक्राउडेड है। ठीक है, हमारे पास कोरोना के पेशेंट अभी बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट उनमें सिक हैं, बीमार पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन का, हाई लेवल ऑक्सीजन का जरूरत है। तो डेफिनेटली उनके साथ जो उनके घर वाले हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे परेशान हैं, वो पैनिक होते हैं। लेकिन हम लोग जो इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं, हम भी ओवरवर्क्ड हैं। एक्सटेंडेड शिफ्ट में बच्चे काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी एक्सटेंडेड शिफ्ट में काम कर रहा है, डॉक्टर्स भी बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। तो पैनिक हम लोग भी हैं। तो ये हमें थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा कि हम जैसे इमरजेंसी में हमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बिल्कुल चल के आ रहे हैं, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट दे वांट टू गेट एडमिट होना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोगों को समझ में ये चीज होनी चाहिए कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमें प्रिकॉशंस का पता रहना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का, अननेसेसरली आप मतलब हॉस्पिटल्स में विजिट मत कीजिए। अगर जरूरत नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोविड पॉजिटिव है, तो आप घर पे भी आराम से रह सकते हो। आज कल बहुत सारे जो डॉक्टर्स है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए भी बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या एहतियात रखने चाहिए। तो वो हमें पैनिक नहीं होना है। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आप आराम से घर बैठ के अपने आप को आइसोलेट कर सकते हो। अपना मास्क पहनिए, अपना हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें फॉलो कीजिए ताकि जो पेशेंट सिक हैं, जिनको डेफिनेटली बेड की जरूरत है इमरजेंसी में, हॉस्पिटल्स में, जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को बेड आराम से मिल सके। क्योंकि डेफिनेटली जब किसी पेशेंट का सैचुरेशन लेवल कम हो रहा है, जिसको हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कम हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसमें उनको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि उन पेशेंट्स के लिए बेड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो हम चाहते हैं कि उनके अटेंडेंट्स पे पैनिक नहीं हो जाएं। ठीक है, जितना सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम दे पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा जितना हम लोग कर सकते हैं हम पेशेंट्स के लिए कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो वो हमें सबको आपस में ये हमें ध्यान रखना होगा थोड़ा सा अपना कि मतलब हमें पैनिक नहीं होना है। डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं। मैं सोचती हूँ कि म्यूचुअल है, मतलब पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी और डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर पेशेंट डेफिनेटली जिसका पेशेंट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अटेंडेंट्स तो पैनिक होते ही हैं, है ना, वो हम समझते हैं। लेकिन हमें ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल मैडम, साडी इस शो के जरिए कोशिश भी यही है कि असी दर्शकों को ज्यादा तो ज्यादा जोड़ सकीए, जिन्हां दे मन दे विच कुछ शंके ने, कुछ सवाल ने, वो पूछ सकन। मोहाली तो साडे नाल पहले कॉलर जुड़े ने, अमन, उन्हां नूं पुछदे आ कि उन्हां दे सवाल ने और कोशिश करांगे एक एक करके उन्हां दी जवाब देण दी। मैडम अगर तुसी भी सवाल नूं सुन सको, नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ जी अमन, की कहना चाह रहे हो तुसी, कोई सवाल है? हाँ जी सर, मैं 21 ईयर्स ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 18+ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਏਜ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। डॉक्टर साहब अगर सवाल सुनिया हो तो तुसी दस सकते हो। हाँ जी हाँ जी अमन, मैंने आपकी बात को सुना है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि आप 21 ईयर्स ओल्ड हो, राइट, तो आप लोगों में इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि ब्लड क्लॉट से क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट या क्या है। वो उन पेशेंट्स के लिए है जो पेशेंट जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और पेशेंट को कोई बीपी का प्रॉब्लम है, या पेशेंट को कोई शुगर का प्रॉब्लम है, या कोई पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम है और प्रेगनेंसी है, उन पेशेंट्स के लिए ये चीजें हानिकारक हो सकती हैं। लेकिन वैक्सीनेशन से किसी को कोई हानि नहीं है। वैक्सीनेशन हमें जितनी ज्यादा हम अपनी पॉपुलेशन को कर सकते हैं वो हमें करना है। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि यंग जनरेशन को ये चीज को लेके पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमें इससे कोई हानि हो सकती है। जी जी। दूसरे कॉलर जुड़े ने पटियाला तो साडे नाल। हाँ जी, की नाम है, की पूछना चाह रहे हो? रंजीत सिंह सर। हाँ जी हाँ जी सर, मैं पूछना चाहना प्रेगनेंट लेडी वैक्सीनेशन ले सकती है, की प्रिकॉशन लेने चाहिए जी? जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, प्रेग्नेंट लेडीज बारे पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। प्रेगनेंसी के लिए आप वैक्सीनेशन ले सकते हो, लेकिन उसका कुछ टाइम पीरियड है। आपको कम से कम 2-3 महीने के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप वैक्सीनेशन ले सकते हो। उसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बेसिकली मेन चीज है कि मदर जो है, बेबी जो है वो मदर बेबी फीड करवाती है। तो लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उनके लिए ये जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन उन पेशेंट्स में नहीं देते हैं। तो प्रेगनेंसी में आपको वैक्सीनेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। ये बड़ा जी। जैतो तो एक कॉलर जुड़े ने साडे नाल, कौर सिंह जी। हाँ जी कौर सिंह जी, की पूछना चाह रहे हो? सर मैं पूछना चाਹੁੰਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 68-69 ਸਾਲ ਜੀ। हाँ जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਰੁਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ हाँ जी प्लीज इनका क्वेश्चन आप रिपीट कर देंगे एक बार। मैडम उन्होंने सवाल पूछा कि उन्होंने 68-69 साल की उम्र है, वो कहते ਅਸੀਂ वैक्सीन लगवानी है कि उस तो पहला सानू कोई ब्लड टेस्ट या इस तरीके की जरूरत है कराने दी? नहीं बिल्कुल भी आपको कोई भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने की उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वैक्सीनेशन आपके लिए सेफ है। वैक्सीनेशन तो हम सबको करनी ही करनी है। जो ये मिथ है कि वैक्सीनेशन से किसी को कोविड हो रहा है, वैक्सीनेशन करने के बाद हमें कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद उसके अपने कोई भी आप फ्लू की किसी भी वैक्सीन लो, चाहे वो कोविड की हो चाहे वो किसी भी चीज की हो वैक्सीन, उसके बाद सिम्टम्स कभी भी किसी भी पेशेंट में आ सकते हैं। जैसे कि थोड़ा बुखार जुकाम, वो 1-2 दिन में सेटल हो जाता है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली ओल्ड एज के लिए, आपके लिए 68-69 ईयर्स ओल्ड के लिए तो ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खून पतले की गोली लेना है, वो भी खून पतले की गोली लेते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते हो, उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। वैक्सीनेशन आपको लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगले कॉलर जुड़े ने साडे नाल, अमृतपाल जी। अमृतपाल कित्थों बोल रहे हो, की पूछना चाह रहे हो तुसी? हाँ जी, मैं करनाल तो बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर नमस्कार जी। की पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा जी, अगर एक पेशेंट नु 1 महीना पहले कोविड पेशेंट हैगा सी, हाँ जी, ते वो दोबारा भी हो सकता है? की पूछा कोविड देखो फिर से आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को पहले कोविड हुआ है तो 1 महीने के बाद फिर से कोविड हो सकता है कि नहीं? हाँ जी राइट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या है कि कोविड अगर आपको एक बारी हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन एक बारी अगर किसी को कोविड हुआ है तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं,
एंटीबॉडीज मतलब इन्फेक्शन को लड़ने की जो ताकत है वायरस के साथ, वो हमारे अंदर इम्यूनिटी बन जाती है। लेकिन जो दोबारा हमें कोविड होगा उसके वो इतना खतरनाक नहीं होगा। जो हमें पहले एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वो डेफिनेटली उस इन्फेक्शन को क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट जो है फाइट करेगी वो इन्फेक्शन। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखो वो कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर 1 महीने के बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ भी जाती है 15 दिन के बाद मान लो, तो 15 दिन के बाद आपको वायरस फिर से इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता है, लेकिन आपके सिम्टम्स जो है वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, उतने तेज नहीं होंगे। डेफिनेटली आपको एंटीबॉडीज बन गई होंगी तो वो आपकी इन्फेक्शन के साथ लड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अगले कॉलर लेने ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਵੋਰ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀनेशन हो सकती है? नहीं, लैक्टेटिंग मदर्स को मैंने पहले भी अभी एक कॉलर ने ये बात पूछी थी। लैक्टेटिंग मदर्स को हम वैक्सीनेशन नहीं देते हैं 6 मंथ्स तक, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਉਂਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 2 ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਸੀ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਡਿਊ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਸਕਦੇ हैं? डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ देखिए, अगर वैसे तो अभी कोवैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी लग रहा था, तो अभी तो वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रही है तो आप दूसरी वैक्सीन के डोज ले सकते हैं। उसके ਵਿੱਚ कोई दिक्कत नहीं है मैडम? दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ सेम वैक्सीन ने दोनों? नहीं। हाँ जी बिल्कुल, दोनों सेम वैक्सीन है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो आप वैक्सीन लगवाना जरूरी है। अगर हमारे पास एक स्टॉक खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। जितनी पॉपुलेशन अब अपनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें करना ही होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਉਸ स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ जाना चाहिए? देखो, ये मैंने पहले भी एक बार ये बात बोली कि क्या होता है कि वैक्सीन का भी काम एंटीबॉडीज बनाना है, राइट? ठीक है। तो जब आपको वैक्सीन लग गई तो एंटीबॉडीज बनाएगी वो हमारी बॉडी में, जो वायरस के साथ फाइट करेगी। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन क्या होगा कि अगर दो मतलब आप बोल रहे हैं जैसे कि 2 वैक्सीन लग भी जाती हैं किसी को, उसके बाद लेकिन अगर उसके बाद भी किसी को कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, वो आएंगे, सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन वो उतने खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस अटैक नहीं होगा, मतलब आपके कहने का मतलब बॉडी से खत्म हो जाएगा। तो वायरस तो जब भी आप किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो या किसी के भी कांटेक्ट में आते हो जिसको कोविड है, तो वायरस फिर से आपके पास आपकी बॉडी में आ सकता है। लेकिन वो जो वैक्सीन आपको लगी है वो एंटीबॉडीज इतनी स्ट्रांग बना देगा कि आपको ये नहीं है कि आपको उसी के तरीके से बहुत ज्यादा भयंकर सिम्टम्स आएंगे या कुछ है, तो उसमें आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम आएंगे, माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे जो अपने आप रिकवर हो जाएंगे, जो किसी भी वायरस उन्ना इफेक्ट नहीं कर पाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। हाँ बिल्कुल, तो वो आपको उतना बैडली इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, वो अपने आप रिकवर। अच्छा मैम, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? डेफिनेटली फर्क है। पहले जो हमें वेव आई थी
तो हम इतना प्रिपेयर भी नहीं थे कि कोविड के इतने पेशेंट्स आएंगे या कुछ है। वो पैनिक अलग था। उसमें ये था कि पेशेंट अगर इतने सिक भी नहीं थे, लेकिन एवरीवन वाज वरीड कि हमें मतलब क्या कहते हैं कोविड हो गया है, हमें मतलब सिम्टम्स आ गए हैं, तो वैसा था। लेकिन सेकंड वेव डेफिनेटली पहले वाली वेव से डेंजरस है। उसमें हमें बहुत सारे सिक पेशेंट हैं, मोस्टली पेशेंट्स को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, वेंटिलेटर का रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड वेव इज मोर डेंजरस पहली वाली से। और ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋविड ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? हाँ जी, देखो जैसे जो भी ये जो कोविड-19 जो डिजीज है, इसमें क्या है कि अब देखो जो वायरस है, वायरस क्या करता है कि रेप्लिकेट करता है। वो अपने मतलब वायरस के बाद अपने वो म्यूटेंट करके अपना वो बना देता है, आगे रेप्लिकेट कर देता है। तो उससे क्या है कि अब जो नए स्ट्रेन्स हैं, नए स्ट्रेन्स में हमने अभी नया जो स्ट्रेन है उसमें हमने ये देखा है कि पेशेंट को जीआई सिम्टम जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वो डेफिनेटली पहले वाले से अभी के सिम्टम्स में फर्क आ रहा है। और अगर मान लो मैम ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਓਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। कि इस तरीके दे क्योस नू किवें रोकिया जा सकता है? देखो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा माइल्ड फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है, तो वो आप घर पे मैनेज कर सकते हैं, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आपका सैचुरेशन लेवल जो ऑक्सीजन का लेवल है अगर वो कम होना शुरू होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मॉनिटरिंग की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। सांस की दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स के लिए आप होम क्वारंटाइन हो सकते हो, घर पे भी उसका अपना वो चेक कर सकते हो, पल्स ऑक्सीमीटर आप घर पे भी रख सकते हो। और उन सब चीजों को लेके भी ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि एवरी सेकंड मिनट यू आर चेकिंग फॉर, मतलब 2-2 मिनट के बाद आप पल्स चेक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप वो टाइमली अपना 4 आवर्स के बाद या 6 आवर्स के बाद चेक कर सकते हो। अगर आपका ऑक्सीजनेशन लेवल ठीक है तो घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਘੰਟਾ 3 ਤੋਂ 4 ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ एहतियात ਰੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਠੱਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਮਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ एहतियात ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।